हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में। देखिए, जब भी हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं या कोई भी ऐसी ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम क्या पाते हैं कि भारत की जो कंडीशन है वहां पे बहुत अच्छी नहीं रहती। अब यहां पर देखा है तो बहुत सारे उसके पॉइंट हो सकते हैं। या तो हमारे देश की कंडीशन वाकई अच्छी नहीं है, या तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी हिपोक्रेसी देखने के लिए मिलती है। कई बार उनका जो रिपोर्ट होता है वो बायास्ड होता है। बायास्ड का मतलब यह है कि उनका रिपोर्ट एक कंट्री को यहाँ पर डाउनग्रेड करने का बेसिकली एजेंडा होता है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है हमारे साइड से भी। लेकिन एज ऑफ नो देखेंगे तो यहाँ पे भारत की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान से भी नीचे है। भारत वन ऑफ द मोस्ट बॉटम कंट्रीज में यहाँ पे शामिल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। यदि हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे कौन रिपोर्ट में कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया गया है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब है अक्यूट मिजरेबल लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरी है। परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन वहां पे कैसा है। जनरसिटी, लोगों की उदारवादी नीति बाकी लोगों के साथ कैसी है, जैसे आप कितना उदार हैं बाकी लोगों के प्रति, आपके अंदर जनरसिटी कैसी है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, अपनी लाइफ में जो भी चीज काम आप करना चाहते हैं उसमें कितनी फ्रीडम आपको मिली हुई है। जैसे मान लीजिए आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आपको कितना यहाँ पे फ्रीडम मिली हुई है। जर्नलिस्ट हमारे देश में कितना खुश हैं, इसको मुझे लगता शायद बताने की जरूरत नहीं है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि यहाँ पे हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तभी हो सकती है जब वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से हों। जबकि हमारे देश में आज गाँव की यदि हम बात करें तो कई सारे गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पे 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी प्रॉपर तरीके से डॉक्टर कई बार नहीं मिलता, और यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं वही यहाँ पे इलाज कर रहे होते हैं। इसके अलावा सोशल सपोर्ट की बात करें, किस तरह से हमारे देश में समाज में हर एक सब तबका जो है एक दूसरे को सपोर्ट करता है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जीडीपी पर कैपिटा, मतलब हमारे देश में हर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है। देखिए, हमारे समाज में एक बड़ी समस्या ये होती है कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम पहला तो उसको अपोज करते हैं, बिकॉज क्रिटिसिज्म को हर कोई झेल नहीं पाता। सच्ची बात को झेलना भी एक बड़ी बात होती है। दूसरी बात, एक कहावत पुरानी है, यदि हम अपने कल्चर की बात करें तो हमारा कल्चर जो है निंदा को एक्सेप्ट करने की बात करता है। कहता है निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने आंगन में एक कुटी बना के रखना चाहिए, बनवा के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बिना पानी और साबुन के ही साफ कर देता है, निर्मल कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीजें हैं उसको वाकई एड्रेस करने की जरूरत है। यदि मैं एक दो प्रॉब्लम को हमारे देश में डिस्कस करूं, देयर आर फ्यू फ्यू प्रॉब्लम्स जिसको मैं जरूर यहाँ पे आप लोगों से साझा करना प्रयास करूंगा। हमारे देश में यदि कुछ चीजों की यदि हम बात करें, एक तो बड़ी समस्या है एजुकेशन की। एजुकेशन की समस्या क्या है कि हमारे देश में ये जरूर कहते हैं कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अभी भी एजुकेशन रिमोट एरिया में नहीं पहुंच पाया है। यदि हम बिल्कुल ग्राउंड एरिया की बात करें, रूरल गांवों की बात करें, तो मैं अभी हाल ही में बहुत सारे गांवों को मेरे को विजिट करने का मौका मिला, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू वर्क विद सम एनजीओज। तो वहां पे मैंने क्या देखा कि आज भी गांव में परसेप्शन लोगों का बिल्कुल अलग तरीके से है। छुआछूत की समस्या आज भी गांव में प्रॉपर तरीके से विद्यमान है। ऐसे मैंने अपने कई सारे लेक्चर में डिलीवर भी किया है कि मैं मैरिज में गया, वहां पर देखा कि वहां पर दो अलग ग्रुप ऑफ वुमेन बैठे हुए हैं दूर दूर, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की वुमेन दूर बैठी हैं और बाकी कम्युनिटीज की जो वुमेन है वो अलग बैठे हुए हैं। जब मैंने वहां क्वेश्चन पूछा कि यह ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर अछूत जो समाज है वो यहाँ पे रहता है और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। मैंने बोला ऐसी दिक्कत क्या है, दोनों साथ में क्यों नहीं बैठ सकते? तो उनका कहना ये है कि वो अशुद्ध हो जाएंगे, फिर उन्हें नहाना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गांव की है, ये प्रॉब्लम हमारे देश के बहुत सारे गांवों की है। अब इस प्रॉब्लम को हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहें नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ग्राउंड जो रियलिटी है वो यही है, बिकॉज वी हैव सीन फ्रॉम आवर नेकेड आइज, अपनी आंखों से हमने इस चीज को देखा है। दूसरी बात, यदि मैं कुछ जगहों में गया विजिट करने के लिए, वहां पे मैंने पूछा कि हाँ यहाँ पे किस एरिया में कौन से समाज के लोग बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे ये समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पे जो है अनुसूचित जात जनजात के लोग रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने उसको बड़ी हे दृष्टि से उस वर्ड को इस्तेमाल किया। अब यहां पे हो सकता है हमारे SC/ST के जो फ्रेंड्स हैं वो भी थोड़े ऑफेंडेड हो जाएं कि आप उस मुद्दे को बार बार क्यों कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब किसी मुद्दे को डिस्कस आप नहीं करोगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? लाइफ में यदि कोई भी बदलाव आप करना चाहते हैं तो पहली बात उस प्रॉब्लम को आपको बार बार डिस्कस करना पड़ेगा। यदि आपको MBPSC क्वालिफाई करना है, UPSC क्वालिफाई करना है, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट इनटू एग्जाम जोन, तब जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
यदि आप उस प्रॉब्लम को देखेंगे ही नहीं तो आप सॉल्व कैसे करोगे? और यही प्रॉब्लम हमारे देश में है कि हमारे देश में आज भी इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस ही नहीं किया जाता, लोग डिस्कस करने से हेजिटेट करते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि वी विल डिस्कस दिस वन। इवनली मैं प्रॉपर इसके लिए एनजीओ बनाऊंगा, लोगों को एजुकेट करूंगा, जागरूक करूंगा और प्रयास करूंगा कि समस्या हमारे देश से निकल जाए। अब देखिए, दो चार प्रॉब्लम मैं और भी डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम तो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे देश में रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है। देखिए, रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर कई लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन आपको सरकारी नौकरी देने का एक प्रबंधन किया गया है। नहीं, रिजर्वेशन सरकारी नौकरी देने का प्रबंधन नहीं है। जिन लोगों को यह लगता है वो बहुत कंफ्यूजन में है, क्योंकि यदि सरकारी नौकरी 100 निकल रही है और उसको लेने वाले 1 लाख लोग हैं, तो ऑब्वियस बात है यहां पे हर किसी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, और ये कॉमन सेंस की बात है ना। तो यहां पे जो रिजर्वेशन लाया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, उस रिजर्वेशन का मतलब होता है कि उस तबके के लोग भी वहां पर पहुंचे। मतलब ये सीधा सीधा बोलता है कि रिजर्वेशन नहीं बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि आप उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पे जाते हैं, आप उस समाज के प्रतिनिधि के रूप में वहां पे जाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? यदि आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो आपका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस समाज की बात को दुनिया के सामने रखें, उस समाज की जो समस्याएं हैं उसको लोगों के सामने रखें, उस समाज की समस्याओं को आप एड्रेस करें, उस समाज की समस्याओं को सुनने के लिए आप उस समाज के पास जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार देखा जाता है कि जो लोग SC ST OBC के हैं, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेते हैं, लेने के बाद में वो समाज से बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई IAS बन गया है, IAS बनने के बाद वो अपने समाज से कट आउट हो जाता है और वो दूसरे समाज में चला जाता है, एक एलिट क्लास अपने आप को मानने लग जाता है, बल्कि असल में वो उस समाज का प्रतिनिधि है। उसे एक प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंच जाते हैं, वो समाज की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चैलेंजेस हैं, उसको देखने के बजाय वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां पर किसी दूसरे को दोष देने के बजाय हमें अपनी तरफ भी झांकना चाहिए कि हमने क्या गलती यहां पर की है, एंड वी नीड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। आप एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करें, ना कि यहां पर एक रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने वाले इंसान के रूप में काम करें। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी हमें अपने परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं एनजीओ की, तो एनजीओ का काम यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप एनजीओ में काम करना चाहते हैं, आई एम श्योर कि आने वाले कल में हम एनजीओ स्टार्ट करेंगे जहां पे लोगों को एजुकेशन के प्रति, या हमारे देश में यदि हम बात करें एज ऑफ नाउ, आज भी यदि आप देखेंगे तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, SC ST कम्युनिटीज में आप जाएंगे तो वहां पे गांव में जो बिलोंग करते हैं उनमें कई बार ये समस्या, इवन OBC कम्युनिटीज में ये समस्या देखने को मिली है, उनका एजुकेशन से कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। ये अलग बात है, स्कूलों में सिस्टम को हमने स्टार्ट किया है कि स्कूलों में एनरोलमेंट होना चाहिए, लेकिन स्कूलों का एक सिस्टम और ही बहुत ही भयानक है। भयानक सिस्टम क्या है? हमने ये बोल दिया कि चलो 10वीं तक जो है, 9वीं तक कोई फेल नहीं होगा, है ना। तो अब स्कूलों में अब इस समय एक नए अजीबोगरीब तरीके के बच्चे मिल रहे हैं। वो बेसिकली 9वीं फेल बच्चे मिलते हैं। 9वीं फेल का मतलब ये है कि वो बच्चे जो है 8वीं तक तो पढ़ाई करते हैं, 8वीं तक तो पास जाते हैं, उसके बाद 9वीं में फेल हो जाते हैं और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यदि कोई बच्चे को पहली में ही उसको पढ़ाया जाए और उसको वहां पे टफनेस दी जाए, यदि वो पहली में उसको बताया जाए कि आप पास होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट किताब पढ़ना सीख पाएगा। दूसरे में उसमें और भी अपग्रेड होगा, पास होने के लिए थोड़ी मेहनत और करेगा, क्योंकि जब तक टारगेट फिक्स नहीं किया था तो इंसान मेहनत नहीं करता है। लेकिन अब देखिए, यदि कोई बच्चा 8वीं तक बिना पढ़े पास हो जाए, मतलब उसे किताब पढ़ना भी नहीं आता, तो क्या 9वीं में मैथमेटिक्स की लॉगरिथम, साइंस की जो डिफिकल्ट थ्योरम्स होती हैं, क्या वो समझ पाएगा? जिस लड़के को पढ़ना नहीं आता वो 9th में ये प्रॉब्लम कैसे फेस करेगा? तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है बहुत ही करप्ट सिस्टम है, और इसे वापस से सही करने की जरूरत है, और इसको वापस से डेवलप करने की जरूरत है। आप ऐसा सिस्टम ना बनाइए कि बच्चों को आपने हैंडिकेप बना दिया, वो बच्चे 8वीं के बाद वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे, वो बच्चे फिर कभी पढ़ने नहीं जा पाएंगे। तो हमारा यहां पे प्लान ये नहीं है कि हम अपनी जो एक प्रकार से कह सकते हैं अपनी जो ऑडिट है उसको बेहतर करने के लिए, कि हाँ हमारे इतने बच्चे जो हैं स्कूल गए हुए हैं, उसको सिर्फ बेहतर करने के लिए हम लोगों ने पूरे एजुकेशन सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम एज वेल। तो यहाँ पे जो एनजीओज हैं उनको यहाँ पे हम लोग जो काम कर सकते हैं एनजीओ बना के, उसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो लोगों को जागरूक करें। ऐसे ये बात से ही कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम में आयुष्मान भारत योजना हमने लाई है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के बारे में आज की डेट में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम हम लोग एनजीओ के माध्यम से कर सकते हैं। मैं भी एक एनजीओ स्टार्ट करूंगा, आई एम श्योर कि आप लोगों को इनवाइट भी उसमें किया जाएगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन यस, यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। एनीवे,
आइए चलते हैं, कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गया, अब बात करते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो यहां पे सबसे टॉप में फिनलैंड है, इसके बाद डेनमार्क है। तो ये तो टॉप 3 कंट्रीज हैं जो हमेशा ये टॉप में रहते हैं, नो डाउट, ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स में। यदि हम बात करें यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, ये 16th रैंक पे है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ब्रिटेन 17th रैंक पे है। इसमें और बहुत सारी कंट्रीज का नाम यहां पे लिखा हुआ है। यदि हम बात करें भारत के नेबरहुड कंट्री में, स्पेशली चाइना की बात करें, चाइना इस समय 72वें पोजीशन पे यहां पे काबिज है, आप देख सकते हैं, दैट्स 72nd रैंक। रसिया यहां पे 80th रैंक पे है। अब देखिए, यदि यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो चाइना को भी तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे। तो चाइना यदि 72वें पोजीशन में हो सकता है, तो हम लोग यहां पर 80वें या 70वें पोजीशन में क्यों नहीं हो सकते? तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहें कि सामला बायास्ड है, यदि बायास्ड है तो दोनों की तरफ बायास्ड है, चाइना की तरफ भी बायास्ड है, चाइना को तो ज्यादा नफरत करते हैं वो लोग, तो इंडिया की कंडीशन फिर इतनी नीचे कैसे हो गई? तो यहां भी हमें इस प्रॉब्लम को सोचने की जरूरत है। इसके बाद यदि हम बात करें भारत के इमीडिएट नेबरहुड में, यदि ईरान की बात करें, इवनली ईरान की कंडीशन भी यहां पे बेहतर देखने मिल रही है। इराक की रैंक भी यहां पे भारत से काफी बेहतर है। यदि आप यहां पे बाकी कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान 121st रैंक पे है, भारत की जो कंडीशन है उससे भी नीचे है। श्रीलंका की बात करें, ये भी 127 रैंक में है, बल्कि वहां की इकोनॉमी इससे बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में है। आप यहां पे आएंगे तो यहां पे भारत की कंडीशन आपको देखने मिलेगी। लुक एट दिस वन, ये है हमारे इंडिया की कंडीशन। आई कैन नॉट इवन फाइंड 136 रैंक पे भारत की पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। हम लोग एक फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी को जरूर क्लेम करते हैं कि हम एक बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत फास्ट तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो आज भी हमारे देश में है। और जब कोई निंदक इस प्रॉब्लम को डिस्कस करे तो उसे सुनना चाहिए। हमारा कल्चर भी इस चीज को बोलता है कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छबाए। आंगन में एक कुटी बनवा के उसको रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स को हमसे बताता है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम बताएगा ही नहीं तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखा तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसके पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस रिपोर्ट को यहां पे पब्लिश किया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। यहां पे भारत की रैंक 136 है, वन ऑफ द बॉटम कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो यहां पे बताया है आप लोगों को, पब्लिकेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ESDSN के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है, और साथ में हेल्प करते हैं इनको गैलप वर्ल्ड पोल डेटा, है ना। ये सारी चीजें इनको हेल्प करती हैं। रिपोर्ट की बात करें, ये एज ऑफ नाउ ये 10th रिपोर्ट है, और जिसमें ग्लोबल सर्वे लिया गया है और उसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। डिफरेंट पैरामीटर्स को यहां पर कंसीडर किया गया है। अब यहां पे देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट होती है, एवरेज डेटा होता है 3 साल का। तो यहां पे कोई ये बोले कि नहीं 2021 में हमारी कंडीशन खराब थी इसलिए उस हिसाब से हमारा किया गया, पुराना तो बहुत अच्छा था, लेकिन डेटा बेसिकली ये जो लिया गया है 2019, 2020 और 2021, इन सब का एवरेज करके डेटा लिया गया है। इसलिए आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ 1 साल का डेटा है, ये 3 साल का एवरेज डेटा हमारे सामने रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के टाइम में हमारी जो हेल्थ कंडीशन थी वो काफी डिफिकल्ट एडवर्स कंडीशन में थी, जिसको भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि हमारी हेल्थ समस्याएं कैसी होनी चाहिए। हमारे देश में सोचिए आज ये कंडीशन है कि MBBS की इतनी पर्याप्त सीटें नहीं है कि हमारे बच्चों को यूक्रेन, रसिया, चाइना जैसी कंट्रीज में जाना पड़ता है। यूक्रेन एक ऐसी छोटी सी कंट्री है जो एज ऑफ नाउ आप सोच सकते हैं कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन तब भी हमारे देश से सबसे अधिक बच्चे MBBS करने यूक्रेन जैसी कंट्रीज में जाते हैं। That's one of the very important concern and we need to address that problem। तो यहाँ पे सारी चीजें GDP है, सोशल सपोर्ट है, पर्सनल फ्रीडम है, लेवल्स ऑफ करप्शन किस लेवल पे क्या है, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिनलैंड फिर टॉप किया है, फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारत की बात करें, भारत ने वापस से पुअरली परफॉर्म किया है। हाँ, ये अलग बात है, लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा सा हम ग्रो कर गए हैं। ये तो वही बात है कि हमारे जो है 30% आते थे तो 31% हम पहुंच गए, उतने से खुश जाए नहीं, हमें पासिंग मार्क लाना पड़ेगा। तो हमें कम से कम यदि फर्स्ट डिवीजन लाना है तो 65-70% स्कोर करना पड़ेगा। तो वी नीड टू वर्क इन दैट प्रॉब्लम। अब जो है, यदि आप ये चाहते हैं कि हम एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएं तो आप एवरेज जैसे वर्कआउट करो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया की टॉप कंट्रीज में शुमार हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा मंडन करने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू वर्क इन दैट प्रॉब्लम एज वेल। तो कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड लेवल ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ेगा। ये चीज की हैरानी है कि तालिबान रूल जो है अफगानिस्तान, यही बस केवल वन ऑफ द बिग कंट्रीज में जो भारत से काफी नीचे है। बाकी जो कंट्रीज हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया। इवनली ईरान और इराक जैसी कंट्रीज भारत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज भारत से बेहतर परफॉर्म की हैं। तो ये सारी चीजों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें
हैप्पीनेस की बात करें तो ऑब्वियस बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं इंडेक्स है, जिससे एटलीस्ट हमें पता चलता है कि लोगों का वेलबींग, लोग कितना बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इन चीजों को यहाँ पे ऑब्वियस बात एड्रेस किया आता है। इंटरकनेक्शन की बात करें तो ऑब्वियस बात है, लॉ, गवर्नेंस एंड हैप्पीनेस। हमारी कंट्री में अक्सर बोला जाता है कि गवर्नेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन यदि गवर्नेंस वाकई आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इन बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके गवर्नेंस हम अच्छा कर पाएंगे। महज सिर्फ स्पीच देने से कि हम लोग अपना गवर्नेंस बहुत अच्छा कर रखे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। हमें यह कहने से बात नहीं बनेगी कि हमारी जो कंडीशन है दुनिया में टॉप में हो चुकी है, बस सिर्फ बातों बातों में काम चलता है। दिस इज नॉट द रियल इशू। हमें ग्राउंड पे लाके प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। हमें हर समाज के हर तबके को यहां पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, यहां पे हर किसी इंसान की प्रॉब्लम है। यदि देश की कंडीशन खराब होती है तो इसमें हर कोई इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वी नीड नॉट टू जस्ट ब्लेम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो ऑब्वियस बात है ब्लेम करेंगे ही, लेकिन बेसिकली आम आदमी की प्रॉब्लम बनती है यहाँ पे कि हम लोग उस प्रॉब्लम को समझें। यहाँ पे हम लोग कई बार पॉलिटिक्स में लेके गपशप मार रहे होते हैं, अपना बहुत सारा टाइम पॉलिटिक्स में जाया देते हैं कि हाँ ये पार्टी अच्छी, ये पार्टी खराब है, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम होती है हमारे आसपास की, उस प्रॉब्लम को हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन हमें आज की जरूरत है कि हमारे पास जो रियल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें। ये डिस्कस करने की बजाय कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं या कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं या कम्युनिस्ट मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ये डिस्कस करने की बजाय हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक रियल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए तो आई एम श्योर कि वी विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड इंडिया की जो कंडीशन है काफी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा यहां पे एक और चीज है, आप याद रखेंगे यहां पे कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पुअर मेंटल हेल्थ है, लो स्कोर सब्जेक्टिव वेलबींग, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अलावा एक और रिपोर्ट आती है जो काफी फेमस है, इसका नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच। जीएनएच भी एक रिपोर्ट है। ये देखा है तो जीएनएच जो है रिपोर्ट, ये बेसिकली एक भूटान, एक छोटी सी कंट्री है, उस पर बेस्ड है। और यहां के 4th किंग ऑफ भूटान थे किंग जिग्मे। इनका कहना ये वांगचुक, इनका कहना ये है, 1972 में उन्होंने बोला था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जीडीपी। हालांकि ये बात में कितनी सच्चाई है दैट्स डिफरेंट थिंग, बट यस, हैप्पीनेस तभी आएगी जब हमारे समाज का हर तबका एक दूसरे के साथ में सेंसिटिव तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा, समाज में डिवीजन नहीं होगा। समाज में डिवीजन करने का प्रयास भी हमें थोड़ी कम करना चाहिए। और सबसे बात है, जो उस समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उसे उस समाज की प्रॉब्लम को जाके सुनना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए बन जाते हैं उस समाज से रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके, लेकिन उस समाज की समस्याओं को सुनने के लिए कई बार उस समाज के पास प्रॉपर तरीके से नहीं जाते। इवन यदि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस समाज के प्रतिनिधि हैं, तो आप उस समाज की बातों को जाके सुने और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करें। आई एम श्योर कि आने वाले कल में हम सभी लोग कलेक्टिव तरीके से मिलकर इसमें काम करेंगे और अपने देश को बेहतर देश बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप उस फिर, लेकिन आपके जो ओपिनियंस हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई वुड लव टू लिसन योर ओपिनियंस। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू।